हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी तरंग। अपन यहाँ पे पढ़ रहे थे अपने चैनल पे क्या आरपीएससी का जो फर्स्ट पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, उसके लिए मैंने एक वीडियो आपके लिए डाला था। उसमें मैंने गुप्त काल के बारे में पूरा बताया था, जो भी आपके सिलेबस में एक ही वीडियो में कवर कर दिया था। तो वीडियो लगभग 1 घंटे 20 मिनट के अप्रोक्स की है, तो उसमें आपका सारा काम हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम कैसे चलेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है यहाँ पे मुग़ल काल। तो मुग़ल काल में हमें ये नहीं पढ़ना है कि किसके बाद कौन सा शासक आया था, उसने क्या क्या किया, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। मेनली हमें ध्यान रखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग मुग़ल काल में साहित्य, कला और स्थापत्य। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, मुग़ल काल में जितने भी ये शासक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, इनके बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ रहे हैं। तो उसको पढ़ने में अपना समय ज़्यादा वेस्ट ना करें। सिर्फ आपको सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है यहाँ पे साहित्य, कला और स्थापत्य, तो इस पर ही ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस सबसे अच्छा सिलेबस है। इसमें एक एक चीज़ स्पष्ट करके दी हुई है और उसी में से सवाल पूछे जाते हैं। कोई एक दो सवाल बाहर चले जाए तो कह नहीं सकते, बाकी सारे सवाल जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाएं। तो चलिए बिना देरी के आपकी वीडियो शुरू करते हैं और आपका रिवीजन कराते हैं। तो हमें पढ़ना है मुग़ल काल में साहित्य, कला और स्थापत्य का विकास। तो टू द पॉइंट हम चलने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा ले लेते हैं कि किसके बाद कौन सा शासक आया। उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, हम साहित्य पढ़ेंगे पहले, फिर कला पढ़ लेंगे और फिर स्थापत्य पढ़ लेंगे। 3 पार्ट में ये वीडियो आपका यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मुग़ल काल के जितने भी शासक थे उनकी ट्रिक देखते हैं एक। तो ये ट्रिक है यहाँ पे क्या, भाजी सब्जी। मतलब आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो खाने के साथ ऐसा तो है नहीं कि ओनली चपाती खा लेंगे, तो उसके साथ आपको सब्जी चाहिए और कुछ अचार चाहिए। मतलब को केवल आप रोटी नहीं खा सकते। तो इसकी ट्रिक यही है कि भाजी सब्जी। तो भाजी भाजी को हम हिंदी में ना लिख के इंग्लिश में लिखेंगे। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा भाजी का BHAJI। इससे क्या हो गया, भाजी। अब सब्जी लिखना है तो SABJI। तो ये लिख दिया। अब B से क्या हो गया, अपने बाबर हो गया सबसे पहले, फिर H से हुमायूं, H से अकबर, JI से जहांगीर। देन अपने आता है S से शाहजहाँ, A से आएगा औरंगजेब, B से आएगा बहादुर शाह और JI से आएगा जलंधर शाह। अब ये क्या है, औरंगजेब के बाद में और भी शासक ये आए थे, तो ये क्या है, मोर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेस इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या किया, इनको शामिल नहीं किया है। इनके बारे में ही हम मेनली पढ़ेंगे कि इनके शासनकाल में कौन कौन से कला आई, साहित्य आया, स्थापत्य आया। तो चलिए बारी बारी से अब देखते हैं कि क्या हुआ। तो मुग़ल काल जो था अपना कब से कब तक चला, तो 1526 से लेकर 1707 तक मुग़लों का शासन अपने यहाँ पे रहा। तो मुग़लों का संस्थापक कौन था, जैसा कि यहाँ ट्रिक में आपको दिख रहा है, भाजी से शुरू हो रहा है। तो भाजी का बी जो है उसमें बाबर है, तो यहाँ पे संस्थापक भी मुग़लों का बाबर ही रहेगा। तो बाबर ने कितने वर्ष शासन किया, यहाँ पे देखिए 1526 से 1530 तक इसका शासनकाल रहा। तो एस्टेब्लिश तो इसने कर लिया, लेकिन ये कम साल तक ही, मतलब लगभग ये आपको यहाँ दिख रहा है कि 4 साल तक ही इसका शासन रहा। तो इसके बाद में क्या हुआ, कौन आया शासक, हुमायूं आया, वो भी कम टाइम के लिए आया। देन अपने पास अकबर आया। तो अकबर जो है, अकबर को क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं, अकबर को वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और अकबर का शासनकाल कब तक का रहा, 1556 से 1605 तक का रहा। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं 1556 से 1605 कितने ईयर हो गए, तो ये अपने पास में हो गए हैं 49 ईयर्स। तो 49 ईयर्स तक इसने शासन किया अकबर ने। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि 1556 से 1605 तक, तो 49 ईयर। तो सबसे ज़्यादा शासन करने वाला शासक भी अकबर ही था, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा की, तो सबसे कम की भी। तो सबसे कम समय तक शासन किया है किसने,
रफ़ी उद जात ने। किसने किया है? रफ़ी उद जात ने। क्या किया है? सबसे कम समय तक शासक किया है। ये सबसे कम है और ये सर्वाधिक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मुग़ल काल जो था उनकी राजभाषा क्या थी। तो इनकी राजभाषा थी क्या? फ़ारसी। ये जो भी लिखते थे लेख, साहित्य वगैरह, ज़्यादातर क्या करते थे? फ़ारसी में ही लिखते थे। तो फ़ारसी क्या है? इनकी राजभाषा थी। अब बात करते हैं कि मुग़ल काल में जो जो चीज़ें बनाई उनकी विशेषताएं क्या थी। तो यहाँ पे देखा गया है मेहराबों का प्रयोग किया गया है, विशाल गुंबद बनाए गए हैं, चार बाग शैली मतलब चारों तरफ गार्डन लगाने की शैली को विकसित किया है, और मीनार बनाई है इन्होंने, और पित्रा शैली। अब पित्रा क्या होती है? जैसे कोई मार्बल होता है, आजकल सभी मार्बल लगवाते हैं घरों में, मार्बल टाइल्स। तो जो आपने मार्बल देखा है संगमरमर जिसे कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं? हीरे मोती अगर हम जड़वा दें तो उसको क्या कहते हैं? पित्रा कहते हैं। तो एक बार आरपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट कि पित्रा क्या है। तो आपको बताना था ऑप्शन में कि मार्बल में हीरे मोतियों को जड़वाना ही पित्रा है। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा हुआ है। अब कौन से ईयर में, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब देखते हैं ये जो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पर्सी ब्राउन ने इसे किसे? मुग़ल काल को। पर्सी ब्राउन ने मुग़ल काल को क्या कहा है? भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल कहा है। क्या कहा है? भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल कहा है। तो अब आपको ये कैसे याद रहेगा? मान लीजिए कि अगर आपने ब्राउन कलर के कपड़े पहन रखे हैं, क्या कर रखा है? ब्राउन कलर के कपड़े पहन रखे हैं। अब ब्राउन कलर क्या होता है? ब्लैक कलर से क्या होता है? मिलता जुलता होता है। अब ब्लैक कलर के अगर आप कपड़े पहनेंगे गर्मी में, तो ये क्या करता है? गर्मी इसमें ज़्यादा लगती है। तो ब्लैक कलर के कपड़े पहनेंगे तो गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो इससे आप याद रह जाएगा ग्रीष्मकाल। तो ग्रीष्मकाल ये आपको याद रहेगा, लेकिन ब्लैक ना करके आपको ब्राउन याद करना है यहाँ पे। तो इस तरह से आप जुगाड़ करके याद कर सकते हैं। तो ब्राउन से हो जाएगा अपना ग्रीष्मकाल। भारतीय वास्तुकला किसको कहा है? मुग़ल काल को। तो ये भी कभी कभी पूछ सकते हैं कि मुग़ल काल को कौन सा काल कहा है? तो ग्रीष्मकाल का है। अब इसमें क्या देखा गया है? इंडो और पार्शियन वास्तुकला। अब इंडो पार्शियन वास्तुकला मतलब, इंडो तो हो गया भारतीय, पर्शियन मतलब हो गया ये ईरानी वास्तुकला का मिक्सचर है ये। और इसको देखा गया है कि इसमें इंडो सौरसैनिक वास्तुकला का भी समावेश मिलता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, अभी तक बेसिक जानकारी यहाँ से प्राप्त की है। किसके बारे में? मुग़ल काल के बारे में। कि मुग़ल काल जो शैली मतलब जो हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल काल, उसमें क्या क्या था, कौन कौन से शासक आए। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बताई है भाजी सब्जी। तो मेनली जो जो शासक आए हैं वो यहाँ से कवर हो गए। कब से कब तक शासन रहा है, संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक कौन था, सर्वाधिक समय तक शासन रहा अकबर का, सबसे कम शासन रहा रफ़ीउद्दौला का, राजभाषा इनकी है फ़ारसी। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। और यहाँ पे विशेषता क्या क्या है मुग़ल काल में जो भी है, तो मेहराब आप इसमें देख सकते हैं, विशाल गुंबद देख सकते हैं, चार बाग शैली, चारों तरफ गार्डन लगाने की शैली, मीनार बनाते हैं ये, और पित्रा शैली। तो ये हमने पढ़ा था। फिर देखा हमने पर्सी ब्राउन ने क्या कहा इसको, तो इसको ग्रीष्मकाल कहा। फिर इंडो पर्शियन वास्तुकला भी इसको कहते हैं, और इंडो सार्वजनिक वास्तुकला भी इसको कहते हैं। अब सब ये हमने देख लिया, रिवाइज भी कर लिया। अब देखते हैं आगे हमें पढ़ना है। फर्स्ट अपना टॉपिक है यहाँ मुग़लकालीन स्थापत्य कला। अब स्थापत्य कला में हम एक एक करके देखेंगे। जो भी हमने अभी ट्रिक देखी थी, क्या कौन सी ट्रिक देखी थी? भाजी सब्जी। तो BHAJI एक साथ है ये। देन हमने पढ़ी थी सब्जी। तो भाजी सब्जी से हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बाबर को, फिर हुमायूं को, अकबर को, जहांगीर को, शाहजहाँ और औरंगज़ेब को। तो ये 5-6 हम पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके चलिए आइए चलते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले बाबर की। तो बाबर जो है इसने क्या किया, पानीपत में काबुली वाला बाग की मस्जिद जो कि ईंटों की है वो बनवाई। क्या करी इसने? पानीपत हरियाणा में क्या किया इसने, तो पानीपत में काबुली वाला में
मस्जिद का निर्माण कराया। और ये मस्जिद क्या है, ईंटों की बनी हुई है। और ये जो है भारत में मुग़ल काल में बनी प्रथम इमारत है। क्या, काबुली वाला बाग की मस्जिद। अब पानीपत जो है इसका प्राचीन नाम क्या था, ये भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। अगर पूछ ले ज़्यादा डीपली जाकर, तो इसका प्राचीन नाम था पांडवप्रस्थ। क्या नाम था इसका प्राचीन, पांडवप्रस्थ। और आगे इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बुनकरों की नगरी। क्या कहते हैं, पानीपत को बुनकरों की नगरी भी इसको कहा जाता है। तो पांडुप्रस्थ हो गया और बुनकरों की नगरी हो गया। अब हम देखते हैं और इसके बारे में फैक्ट्स। तो जो है यहाँ पे क्या क्या देखते हैं, फिर आगे देखते हैं कि रुहेलखंड या संभल की जामा मस्जिद भी बाबर के टाइम पे ही बनी थी। और बाबर ने ही इसके प्रथम पत्थर की चुनाई की थी। क्या किया था, प्रथम पत्थर की चुनाई जो थी वो स्वयं बाबर ने ही की थी। कहाँ की, रुहेलखंड या संभल की जामा मस्जिद। अब आपसे ये पूछ ले कि रुहेलखंड कहाँ पे है, तो रुहेलखंड जो है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर पश्चिमी भाग, क्या है, उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी जो भाग है उसमें स्थित है। ठीक है। पानीपत आप सभी को पता ही है, जो पानीपत है ये कहाँ पे, हरियाणा राज्य में है और ये एक ज़िला है। ठीक है। तो ये सब बात हो गई। अब देखते हैं आगरा का नूर अफ़गान बाग। क्या किया, आगरा का नूर अफ़गान बाग बनाया किसने, बाबर ने बनवाया। और अभी इसका वर्तमान में नाम क्या है, प्रेजेंट में इसका नाम है आराम बाग। क्या नाम है इसका प्रेजेंट में, आराम बाग। पहले इसका नाम क्या था, नूर अफ़गान बाग। और ये जो बाग है आराम बाग, इसमें क्या है, बाबर को प्रथम बार यहीं दफनाया था और दूसरी बार बाबर को काबुल में अपनाया था। तो ये बात हो गई इसकी। आगरा का नूर बाग, इसको वर्तमान में क्या कहते हैं, आराम बाग कहते हैं, या फिर कभी कभी राम बाग भी आ जाता है। अब बात करते हैं धौलपुर का कमल उद्यान। अब कमल मतलब लोटस और उद्यान मतलब गार्डन, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लोटस गार्डन। लोटस गार्डन से ज़्यादा फेमस है। और फिर इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं नीलोफर उद्यान। तो नीलोफर उद्यान भी लोटस गार्डन वही कहते हैं, जो कि धौलपुर में स्थित है। और बनवाया किसने था, तो बाबर की बात चल रही है तो बाबर ने ये बनवाया। अब जो नीलोफर गार्डन है इसको ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, बाग ए नीलोफर। क्या लिख देते हैं, बाग ए नीलोफर के नाम से भी ये कभी कभी आता है। तो ये आरपीएससी ने 1-2 बार पूछा गया है, ये 2 बार तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि नीलोफर गार्डन जो है वो कहाँ पे है। पहली बात तो आपको बताना है धौलपुर में है। बनवाया किसने, तो बाबर ने बनवाया। अब इसके 3 नाम हो गए, देखिए, कमल उद्यान, लोटस गार्डन और नीलोफर गार्डन। और नीलोफर गार्डन का नाम दे दे घुमाकर, तो बाग ए नीलोफर भी इसको कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, बाबर ने क्या क्या बनवाया। तो बाबर ने क्या क्या बनवाया ये सब देखे। पानीपत में काबुली वाला बाग की मस्जिद बनाई जो कि ईंटों से है। फिर इसने बनवाया रुहेलखंड या संभल की जामा मस्जिद, जो कि प्रथम पत्थर की चुनाई स्वयं बाबर ने की। फिर हमने देखा आगरा का नूर अफ़गान बाग, और जिसको वर्तमान में हम आराम बाग कहते हैं, ये बनवाया। और यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, बाबर को ही दफनाया गया था सर्वप्रथम। उसके बाद में दूसरी बार बाबर को कहाँ दफनाया था, तो बाबर को दूसरी बार काबुल में दफनाया गया था। फिर बात करी हमने धौलपुर में जो कमल उद्यान है, लोटस गार्डन, जिसको नीलोफर गार्डन कहते हैं, वो भी बाबर ने ही बनवाया। तो बाबर यहाँ पे ख़त्म होता है 4 फैक्ट्स के साथ में। अब हम हुमायूं के साथ में चलते हैं। हमने ट्रिक पढ़ी थी भाजी, तो बी से बाबर हो गया, एच से अपने हुमायूं आएगा। तो हुमायूं आ गया। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 40, 10 साल तक चला। इसने क्या किया, दिन बना भवन बनाया, जिसको पुराने किले के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। और ये जो हुमायूं था वो इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से मर गया था। तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, दीनपना पुस्तकालय, दीनपना भवन के जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिरने से। अब इसने और क्या बनाया, फतेहाबाद की मस्जिद बनाई। अब फतेहाबाद कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में। तो इसने क्या किया, एक यहाँ पे मस्जिद बनाई और ये दीनपना भवन बनाया। तो ये बात हुई। अब हम बात करते हैं आगे शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह सूरी,
तो ये कैसे आया, भाजी। अब भाजी में ये आना चाहिए BHAJI, लेकिन ये जो है ए, इसके पहले एक और आएगा शासक, तो वो है शेरशाह सूरी। तो ये ट्रिक में शामिल नहीं था, लेकिन इसने भी कुछ बनवाया इसलिए इसको यहाँ पे शामिल कर लिया है। तो शेरशाह सूरी जो है इसने बनवाया है शेरगढ़ का किला, जिसके कहते हैं शेर मंडल भी। ये भी दिल्ली में स्थित है। किला ए कुहना मस्जिद, क्या है, किला ए कुहना मस्जिद जो है ये भी दिल्ली में बनवाई है शेरशाह सूरी ने। फिर बनवाया एक रोहतासगढ़ का दुर्ग, जो कि पंजाब में बनवाया। तो दो चीज़ें तो इसने क्या की है, दिल्ली में बनवाई है। दिल्ली में क्या क्या बनवाया, शेर मंडल, जिसको शेरगढ़ का किला कहते हैं, और दिल्ली में बनवाया एक किला ए कुहना मस्जिद। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे इसने बनवाई है। फिर हमने देखा रोहतासगढ़ दुर्ग, जो कि पंजाब में स्थित है। देन हम चलते हैं आगे। तो पटना नगर जिसको अभी अपन क्या कहते हैं, पटना कहते हैं। तो जो पटना है वो कहाँ पे है, आप सभी जानते होंगे कि बिहार राज्य में ये स्थित है पटना। अब पटना बसा दिया किसने, शेरशाह सूरी ने। स्वयं जो शेरशाह था उसका जो मकबरा है वो कहाँ पे है, तो इसका मकबरा है सासाराम, बिहार में। तो बिहार में दो चीज़ें हो गई अभी तक, क्या क्या होगी, एक तो पटना को खुद इसने बसा दिया, और दूसरा जो है बिहार में सासाराम जगह पर क्या है, इसका खुद का मकबरा है। और इस मकबरे के झील के मतलब ये जो मकबरा है ये झील के मध्य में स्थित है। फिर शेरशाह सूरी ने क्या किया, आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, बहुत पढ़ाते हैं हमें, कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया, तो शेरशाह सूरी ने कराया। कई बार इसको रटवाते हैं और एग्ज़ाम में भी ये पूछ लेते हैं स्कूल। तो यहाँ भी आपको दिक्कत नहीं होगी, याद होगा पहले से ही। तो ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको सड़क ए आजम भी कहते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है कलकत्ता के बंगाल के सोनार गांव से शुरू है। कहाँ से, कलकत्ता के जो बंगाल है उसके सोनार गांव से स्टार्ट होकर के दिल्ली होते हुए फिर अमृतसर, और अमृतसर से लास्ट अटक तक है। ये क्या है, ये सड़क ग्रांड ट्रंक रोड। तो ये निर्माण भी शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया। देन इसने क्या किया, 1700 सरायों, अब सराय को क्या कहते थे, धर्मशाला भी कहते थे। तो 1700 धर्मशाला या सरायों का निर्माण भी किसने करवाया, तो शेरशाह सूरी ने करवाया। अब सरायों को क्या कहते हैं, साम्राज्य की धमनियाँ भी कहा जाता था उस समय पे। क्या कहा जाता था, सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ। तो इसको भी इम्पोर्टेंट लगा ले, RPSC पूछ सकती है। साम्राज्य की धमनियाँ किसको कहा जाता है, तो सरायों को, धर्मशालाओं को कहा जाता है। और हुमायूं के समय पे 1700 सरायों का निर्माण, शेरशाह सूरी के टाइम पे 1700 सरायों का निर्माण इन्होंने करवाया था। अब आगे चलते हैं अकबर। अब भाजी का ए आ गया अपना, तो जो कि है अकबर। तो अकबर जो है ये मुग़ल वास्तुकला का जनक है, या फिर वास्तविक संस्थापक, दोनों बोल सकते हैं। ये हमने आगे भी देखा था। अब ये क्यों बोला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शासनकाल इसी ने किया है, 1556 से 1605 तक, लगभग 49 ईयर्स इसने शासन किया है। तो इसीलिए मान लीजिए कि ये मुग़ल वास्तुकला का जनक है और वास्तविक संस्थापक है, क्योंकि इसको बहुत टाइम मिल गया, तो बहुत टाइम मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा राजा। तो ये मान लीजिए कि इसीलिए इसको जनक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है मुग़ल काल का। अब देखते हैं इसने क्या किया। तो इसने क्या किया, हुमायूं का मकबरा बनाया। क्या किया इसने, हुमायूं का मकबरा बनवाया। अब ये नहीं कीजिएगा एग्ज़ाम में कि हुमायूं का मकबरा है तो आंसर भी हुमायूं ही लगा दें, क्योंकि हुमायूं का मकबरा है तो हुमायूं ने ही बनवाया होगा। ऐसे नहीं होता है। हुमायूं का मकबरा जो था किसने बनवाया, बाद वाला बनवाता है। तो ये जो है मकबरा हुमायूं का किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। और अकबर कालीन जो है प्रथम या पहली इमारत इसको कह सकते हैं। अब निर्माण जो है किसने करवाया, तो निर्माण करवाया हाजी बेगम ने। अब अकबर कालीन ये इमारत है, लेकिन अकबर ने डायरेक्ट ये क्या करा, निर्माण नहीं कराया, ये निर्माण कराया हाजी बेगम ने। अब हाजी बेगम कौन थी, तो हाजी बेगम जो थी ये अकबर की क्या थी, सौतेली माँ थी। तो अकबर की जो सौतेली माँ थी हाजी बेगम, इनकी देखरेख में ये हुमायूं का मकबरा बना है।
और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। वास्तुकार कौन थे इसके, तो इसके वास्तुकार थे मीरक मिर्ज़ा गयास। कौन थे इसके वास्तुकार, मीरक मिर्ज़ा गयास। उपनाम क्या है इस मकबरे का, तो इसका उपनाम है इस हुमायूं के मकबरे का ताजमहल का पूर्वगामी, और दूसरा है मुग़ल बादशाहों का कब्रगाह। क्या है, मुग़ल बादशाहों का कब्रगाह। तो ये आपने क्या देखा हुमायूं के मकबरे के बारे में। हुमायूं का मकबरा बनवाया किसने, तो हाजी बेगम ने, जो कि अकबर कालीन शासन था उस टाइम का, और पहली ये इमारत थी अकबर कालीन। और हाजी बेगम कौन थी, तो अकबर की सौतेली माँ थी। वास्तुकार कौन थे, मीरक मिर्ज़ा गयास थे। उपनाम क्या है हुमायूं टॉम का, तो ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं, और मुग़ल बादशाहों का कब्रगाह भी इसको कहते हैं। अब इसमें क्या था, ये पूछा गया है, आगे देखते हैं क्या पूछा है। ये जो मकबरा था, इसका निर्माण पहली बार जो था क्या हुआ था, इस मकबरे में पहली बार सफ़ेद संगमरमर क्या हुआ था, यहाँ पे वाइट तो मार्बल यूज हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे दोहरे टॉम, मतलब एक टॉम बनाते थे उसकी जगह 2 टॉम यहाँ पे बनाए हैं। सॉरी, टॉम नहीं, गुंबद जो है वो बनाए हुए हैं। 2 गुंबद यहाँ पे बनाए हैं और 4 भाग पद्धति का प्रयोग किया गया है। अब ये सफ़ेद संगमरमर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे जो मुग़ल कालीन जो शासन था, उस टाइम पे जो भी कला दिखाई देती थी वो मैक्सिमम लाल बलुआ पत्थर यूज करके बनाई जाती थी। लेकिन जो हुमायूं का मकबरा बनाया उसमें क्या किया, इन्होंने सफ़ेद संगमरमर का यूज़ किया। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होकर लाल बलुआ पत्थर ही टिक कराते हैं, लेकिन इसकी जगह आपको करना है सफ़ेद संगमरमर, जो कि किसमें लगाया, हुमायूं के मकबरे में लगाया गया। और यहाँ पे दोहरा गुंबद भी देखा जाता है, और 4 भाग पद्धति मतलब चारों तरफ जो गार्डन लगाने की शैली वो भी यहाँ पे यूज की है, किसमें, हुमायूं के मकबरे में। और आरपीएससी ने ये क्वेश्चन तो 2 बार पूछ ही लिया है कि दोहरे गुंबद का प्रयोग कौन से मकबरे में किया गया है, तो आपको बताना है सबसे पहली बार दोहरे गुंबद का उपयोग हुमायूं के मकबरे में किया गया है, जिसका निर्माण किसने करवाया, अकबर के काल में हाजी बेगम ने करवाया। और फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। तो जो ये हुमायूं का मकबरा है, इसमें सर्वाधिक मुग़ल बादशाह, मतलब 5 जो मुग़ल बादशाह हैं और मुग़ल राज परिवार के सदस्य यहीं दफनाए गए हैं। जो हुमायूं का टॉम्ब है उसमें सबसे ज़्यादा मुग़ल बादशाह 5 और मुग़ल राज परिवार के सदस्य दफनाए गए हैं। बहादुर शाह जफ़र जो है, जो अंतिम मुग़ल बादशाह है, उसको भी यहीं से गिरफ्तार किया था 1857 में। अब आगे देखते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं अकबर के टाइम के जो किले और दुर्ग इसने बनवाए उसकी। तो अकबर के टाइम पे इसने बनवाया एक आगरा का किला, जो कि क्या है, अकबर द्वारा निर्मित प्रथम किला है। क्या है, अकबर द्वारा निर्मित प्रथम किला है। इसका वास्तुकार कौन था, तो इसका वास्तुकार था कासिम खां। तो क्या था इसका वास्तुकार, कासिम खां। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, आगरा जाकर क्या है, अकबर ने कसम खाई, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। आगरा जाकर अकबर ने क्या किया, आगरा जाकर अकबर ने कसम खाई। तो ये ट्रिक यहाँ पे बन गई आपकी। तो आगरा से तो क्या हो गया कि ये आगरा में अपने स्थित है, सॉरी आगरा किला है तो आगरा में ही है, आगरा किला है आगरा में है। अब अकबर से क्या हो गया कि अकबर ने बनवाया इसको। फिर कसम खाई से क्या हो गया, कसम खाई से हो गया कासिम खां, जो कि कौन था, इसका वास्तुकार था। तो इस तरह से आप जुगाड़ करके याद रख सकते हैं, और आप ऐसा करके याद रखेंगे तो बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। और एग्ज़ाम में आप ऑप्शन देख के ज़रूर क्वेश्चन टिक करेंगे और बोलेंगे कि हम अच्छी तरह से तैयारी करके गए थे और मैडम की वीडियो देखी थी तो हम अच्छे नंबरों से पास हो गए। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो मैं भी इंसान हूँ, डिमोटिवेट हो सकता है इंसान।
तो फिर आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर करें कि ऐसी रिवीजन की सीरीज चल रही है जिसमें कम टाइम में अच्छा कंटेंट आपको दिलाकर रिवीजन कराया जा रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं आगरा के जो किला है उसके बारे में अन्य फैक्ट। तो यहाँ पे जो है मुख्य दरवाज़ा जो है वो कौन कौन से हैं, दिल्ली दरवाज़ा है और अमर सिंह दरवाज़ा है। अब जो है यहाँ पे अमर सिंह और करण सिंह की मूर्ति जहांगीर ने लगवाई। क्या किया, अमर सिंह और करण सिंह की मूर्ति जहांगीर ने यहाँ पे लगवाई है मुख्य दरवाजे पे। और जयमल और फत्ता सिसोदिया की मूर्ति जो है ये भी प्रवेश द्वार पर लगवाई है। तो जयमल और फत्ता की मूर्ति प्रवेश द्वार पर लगवाई किसने, अकबर ने। और अमर सिंह और करण सिंह की मूर्ति किसने लगवाई, तो ये जहांगीर ने। अब आगे देखते हैं कि अकबर ने और क्या बनवाया। तो अकबर ने बनवाया आगे लाहौर का किला, फिर बनवाया इसने अटक का किला, कौन सा है, अटक का किला। देन इसने बनवाया है अजमेर का किला। अब अटक कहाँ पे है, तो पंजाब में है। अजमेर तो पता ही है अजमेर में है। अब अजमेर जो दुर्ग है, किला है, उसको मैगजीन दुर्ग से भी कहते हैं या फिर इसको अकबर का किला भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए, क्या क्या नाम हो गए, अकबर का किला एक तो, देन इसका नाम हो गया मैगजीन दुर्ग और अजमेर का किला। तो तीनों आपको याद रखने हैं। और हल्दी घाटी जो युद्ध था, क्या था, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसकी प्लानिंग भी क्या है, उसकी प्लानिंग भी यहीं की गई थी। कौन से दुर्ग में, अकबर के किले में, अजमेर दुर्ग में की गई थी। फिर बात करते हैं हम इलाहाबाद दुर्ग की, जो कि अकबर द्वारा निर्मित सभी दुर्गों में से सबसे बड़ा किला है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं जो बोल रही हूँ उसको आप अच्छे से सुने और नोट डाउन करते जाएं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, लाहौर का किला इसने बनवा दिया, अटक जो कि पंजाब में है वो किला बनवाया, अजमेर में इसने बनवाया है मैगजीन दुर्ग अकबर का किला जिसमें हल्दी घाटी युद्ध की प्लानिंग की गई थी, और इलाहाबाद का जो किला है ये अकबर ने बनवाया और ये सबसे बड़ा जो है किला इसमें माना जाता है अकबर द्वारा निर्मित में। फिर इसने क्या किया, फतेहपुर सीकरी को बसाया। क्या किया इसने, फतेहपुर सीकरी को बसाया। कब, 1569 में लेकर 1569 से 70 के बीच में आगरा यूपी के पास इसने क्या किया, FS मतलब शॉर्ट में फतेहपुर सीकरी बसाया। और वास्तुकार कौन था इसका, तो वास्तुकार था इसका बहाउद्दीन। कौन था इसका वास्तुकार, बहाउद्दीन। और ये जो नगर है फतेहपुर सीकरी, ये शेख सलीम चिश्ती को समर्पित नगर है। क्या है, शेख सलीम चिश्ती को समर्पित एक नगर है। तो फतेहपुर सीकरी है कहाँ, आगरा यूपी के पास है। 1569 से 70 के बीच में इसको बसाया गया किस, अकबर के द्वारा। वास्तुकार इसके हैं बहाउद्दीन, शेख सलीम चिश्ती इसको समर्पित है। अब याद कैसे रखेंगे, तो याद रखेंगे इसको FB से। FB चलाते हैं सभी, तो FB ज़्यादातर लोग चलाते हैं, सभी तो नहीं चलाते। तो FB से हो गया, F से हो गया आपके क्या, फतेहपुर सीकरी, F से हो गया फतेहपुर सीकरी, और B से हो गया आपके वास्तुकार जो है बहाउद्दीन। क्या हो गया, बहाउद्दीन। तो बस FB आपको याद रखना है और आपका काम हो जाएगा। फिर क्या किया इसने, और इमारतें बनाई फतेहपुर सीकरी में। तो जब इमारतें बनाई फतेहपुर सीकरी में उसके लिए ये एक ट्रिक है। तो ये ट्रिक है, जोधा दीदी तुम शेखी को बाहर जाकर बुला दो। कोई जो एक व्यक्ति था उसके घर पे कोई आया, मतलब उसका कोई कज़िन आया, और उसने वहाँ पे जाके अपनी सिस्टर से बोला कि जोधा दीदी आप क्या कीजिए, शेंगी को बाहर बुला दीजिए। क्या कीजिए, जोधा दीदी आज आप शेंगी को बाहर बुला दो। तो जोधा दीदी तुम शेंगी को बाहर जाकर बुला दो, ऐसा उसने कहा कज़िन ने। तो जोधा दीदी ने उसको बुला दिया। तो इससे ही हमारी ट्रिक बन गई है। अब जोधा से अपने हो गया है जोधाबाई का महल। क्या है, जोधाबाई का महल। ये क्या है, फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ इमारत है। कौन सी, जोधाबाई का महल। अब दीदी के एक दी से अपने हो जाएगा दीवाने आम, जो क्या होता था, दरबार होता था।
फिर दूसरे दी से अपने आएगा दीवाने खास, जिसको अपन क्या कहते थे, मंत्रणा कक्ष कहते हैं। फिर आता है तुम बुला लाओ। तो तुम से हो गया, तू से हो गया तुर्की सुल्ताना का महल। अब तुर्की सुल्ताना का जो महल है उसको मुग़ल स्थापत्य का रत्न भी कहा जाता है। और किसने कहा, तो ये पर्सी ब्राउन ने कहा। किसको, तुर्की सुल्ताना का महल को। अब तू तो हो गया, मैं से क्या होगा, मैं से हो गया अपने पास मरियम महल। फिर शेंकी को बुलाना है, तो शेंकी से हो गया अपने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा या दरगाह। फिर इसको मतलब जो शेख सलीम चिश्ती की मकबरा या दरगाह है, इसको सूफ़ी संत का मकबरा भी कहते हैं। फिर बाहर जाकर बुला दो, तो बाहर से अपने हो गया बीरबल। क्या हो गया, बाहर से बीरबल का महल। अब बीरबल का जो महल था उसको प्रशासनिक भवन भी कहा जाता था। और इसमें क्या था, मैक्सिमम छज्जों का यूज किया गया था। क्या किया गया था यहाँ पे, मैक्सिमम छज्जों का यूज किया गया था। फिर बाहर हो गया जाकर बुला दो, तो जा से हो गया अपने जामा मस्जिद। क्या हो गया, जामा मस्जिद। और ये जामा मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी की सबसे सुंदर इमारत है। क्या है, सबसे सुंदर इमारत जो पूछी जाए तो क्या है, जामा मस्जिद। और सर्वश्रेष्ठ पूछी जाए तो जोधाबाई का महल आएगा। सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी अगर पूछ ले तो ये आ जाएगा जोधाबाई का महल। और सबसे सुंदर पूछ ले तो जो जामा मस्जिद। फिर जाकर बुला दो, तो बुला से हो जाएगा लास्ट अपने बुलंद दरवाज़ा। तो इस तरह से हमने सारी जो भी ये थी याद कर ली ट्रिक के माध्यम से। इस ट्रिक को 1-2 बार लिखें, बोलें, तो आपको याद हो जाएगा खुद ब खुद। तो फिर से मैं एक बार बताती हूँ, क्विक रिवीजन करके। जोधा दीदी तुम शेंकी को बाहर जाकर बुला दो। क्या बोला, जोधा दीदी तुम शेंकी को बाहर जाकर बुला दो प्लीज़। तो जोधा से हो गया जोधाबाई का महल, जिसको फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी और सबसे श्रेष्ठ इमारत कहते हैं। एक दी से हो गया दीवाने आम, जिसको दरबार कहते थे। आम वाले को दरबार कहते हैं, खास वाले को मंत्रणा कक्ष कहते हैं। तो इसको ऐसे याद रखें कि जो खास है, जो खास लोग होते हैं मंत्री लोग होते हैं। खास क्या होते हैं, मंत्री लोग। तो मंत्री से हो गया मंत्रणा। आम जो है, आम क्या है, आम से याद रहेगा कि दरबार में आम लोगों को भी आने की कभी कभी इजाज़त होती है। तो आम जनता भी यहाँ पे आके अपने प्रस्ताव रखती है और बताती है कि उन्हें क्या समस्या है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि आम वाला दरबार है या मंत्रणा है। तो खास से तो आपको याद रह गया कि मंत्रणा मतलब खास कौन होते हैं, मंत्री होते हैं। और आम लोग को जो होते हैं वो दरबार में आ सकते हैं, ऐसा आप याद रखें। फिर तू से हो गया तुर्की सुल्ताना का महल। मैं से हो गया मरियम महल। शेंकी से हो गया शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। बाहर से हो गया बीरबल महल, जिसको प्रशासनिक भवन कहते हैं। जाकर से हो गया जामा मस्जिद। बुला से हो गया बुलंद दरवाज़ा। तो इस तरह से ये फतेहपुर सीकरी कंप्लीट है आपका। एक आपको FB याद रखना है, दूसरा ये ट्रिक याद रखनी है इसमें। अब और थोड़ा सा देखते हैं। जो बुलंद दरवाज़ा है, ये जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने करवाया था और इसकी ऊंचाई है 176 फीट। और ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। कौन सा, बुलंद दरवाज़ा। और फर्ग्यूसन ने फतेहपुर सीकरी को अकबर की परछाई कहा है। स्मिथ ने क्या किया है, फतेहपुर सीकरी को पत्थर में डाला हुआ रोमांस कहा है। अब ये याद कैसे रहेगा, तो याद रखने के लिए आप ऐसा याद रख सकते हैं कि फर्ग्यूसन का सन ले लें और यहाँ से ले ले अकबर और परछाई। तो कैसे याद रखोगे आप कि जो अकबर का सन, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं अकबर की परछाई कौन है, सन है। अकबर की परछाई सन है। हाँ, ऐसे याद रख ले कि अकबर की परछाई सन है, सन। अब सन की जगह आपको फर्ग्यूसन याद रखना है। तो ये बन गए अपनी क्या, ट्रिक। ठीक है। अब इसको दूसरी वाले को कैसे याद रखेंगे। स्मिथ ने क्या कहा, पत्थर में डाला हुआ रोमांस कहा। क्या कहा, पत्थर में डाला हुआ रोमांस। तो इसमें याद रखें कि मिथ जो है, मिथ, स्मिथ जो नाम है, स्मिथ ये क्या है, अंग्रेजी नाम है। अब अंग्रेजी लोग क्या करते हैं, विदेशी लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मतलब नॉनवेज खा लेते हैं। तो उससे याद रख सकते हैं इसका रोमांस का मांस लेके कि स्मिथ को नॉनवेज पसंद था, मतलब मांस पसंद था। तो इससे याद रह जाएगा ये। तो ये सिर्फ ट्रिक है, इसको आप दिल पे ना लें कि ये कैसी ट्रिक है ये वो।
सिर्फ आपका एग्ज़ाम क्रैक कराने के दृश्य से ये बनाई जा रही है आपके लिए। फिर इसने क्या किया, एक पंचमहल भी इसने बनवाया अकबर ने, जो कि बौद्ध शैली में निर्मित है। क्या है, बौद्ध शैली में निर्मित 5 मंजिला इमारत है। पंचमहल से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें 5 मंजिल होंगी। तो ये हो गया। फिर इसने बनवाया इस्लाम खां का मकबरा। क्या बनवाया, इस्लाम खां का मकबरा। 9 महला बनाया, अनूप तालाब बनाया, हिरण मीनार भी इसने बनवाई। तो इसके साथ ही अपना क्या है, अकबर ख़त्म होता है। अब चलते हैं जहांगीर। तो जहांगीर जो है अपना जेआई से आया था, भाजी के जेआई से। तो जहांगीर हो गया। अब इसका शासनकाल रहा 1605 से 1627 तक। और जो अकबर का मकबरा है ये किसने बनवाया, तो जहांगीर ने बनवाया। और ये जो है अकबर का मकबरा, ये जहांगीर के काल की क्या है, प्रथम इमारत है। अकबर का मकबरा कहाँ पे बनाया इस जहांगीर ने, तो सिकंदरा में बनाया। सिकंदरा कहाँ पे स्थित है, तो ये आगरा के पास स्थित है, यूपी में स्थित है। अब इसके डिज़ाइन किसने किया, तो इसको डिज़ाइन किया खुद अकबर ने। अकबर ने डिज़ाइन किया था और निर्माण इसका करवाया जहांगीर ने। और ये एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा है। क्या है, एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा है, मतलब इसमें एक भी गुंबद नहीं है। और दोहरे गुंबद हमने अभी कहाँ पढ़े थे, दोहरे गुंबद हमने पढ़े थे हुमायूं के मकबरे में। क्या पढ़े थे, दोहरे गुंबद पढ़े थे हुमायूं के मकबरे में, जिसका निर्माण किसने कराया था, निर्माण कराया था अकबर के टाइम पे। किसने, हाजी बेगम ने। और हाजी बेगम कौन थी, तो ये इसकी अकबर की क्या थी, सौतेली माँ थी। तो इस तरह से आप याद रखेंगे रिलेट करके कि एकमात्र गुंबद विहीन जो है वो तो कौन सा हो गया, एकमात्र गुंबद विहीन तो हो गया अकबर का मकबरा। फिर दोहरे गुंबद वाला याद आ जाना चाहिए, ये किसने बनाया था, तो ये था हुमायूं का मकबरा, जो कि अकबर के टाइम पे हाजी बेगम ने बनाया। हाजी बेगम कौन थी, तो ये सौतेली माँ थी अकबर की। तो इस तरह से याद करें, ये नहीं कि आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक मकबरा हमने पढ़ लिया। दूसरा है अभी इसमें एक फैक्ट और है। इसमें क्या है, गुंबद के स्थान पर मीनारों का प्रयोग किया। मतलब गुंबद तो एक भी नहीं बनाया, तो गुंबद नहीं बनाया तो क्या बनाया, यहाँ पे इन्होंने मीनार बनाई। क्या बनाई इन्होंने, मीनार बना दी। तो मीनारों का प्रयोग हुआ है अकबर के मकबरे में। जहांगीर जो था इसने क्या किया था, जो सिख गुरु थे अर्जुन देव, इनको भी कैद किया था। तो ये भी फैक्ट अच्छा है, इसको भी याद रख सकते हैं आप। फिर दूसरा मकबरा इसने क्या बनवाया, एतमादुल्ला का मकबरा। एतमादुल्ला का मकबरा ये भी आगरा में स्थित है और यूपी में स्थित है। आगरा के यूपी में, आगरा शहर, आगरा में स्थित है और यूपी राज्य में स्थित है। ठीक है। निर्माण किसने कराया, तो निर्माण इसका हुआ है नूरजहाँ, जिनको हम मेहरुन्निसा भी कहते हैं, जिसकी देखरेख में, नूरजहाँ मेहरुन्निसा की देखरेख में ये एतमादुल्ला का मकबरा बनाया। अब एतमादुल्ला कौन था, तो एतमादुल्ला था मिर्ज़ा गयास बेग। कौन था एतमादुल्ला, मिर्ज़ा गयास बेग। और ये कौन था, नूरजहाँ का पिता था। तो नूरजहाँ ने क्या किया, एक तरह से अपने फादर का मकबरा बनाया, एतमादुल्ला का मकबरा बनाया। और एतमादुल्ला का जो नाम है मिर्ज़ा गयास बेग भी कहते हैं। और इनको ये जो एतमादुल्ला की उपाधि ये किसने दी थी, तो ये उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। तो जहांगीर ने एतमादुल्ला की उपाधि इनको प्रदान करी थी, किसको, मिर्ज़ा गयास बेग को। अब ये हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं। जहांगीर के काल में पूर्णतः संगमरमर से बनी हुई इमारतें हैं। क्या है, पूर्णतः संगमरमर से बनी हुई इमारत है जहांगीर के काल में बनी हुई। कौन सी, एतमादुल्ला का मकबरा। और इसमें पहली बार पित्रादूरा शैली का प्रयोग किया है। अब पित्राड्यूरा आ जाए या पित्रादूरा एक ही बात है। ये मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि पित्राद्यूरा क्या होता है, तो जो मार्बल होता है, संगमरमर अपना होता है, इसमें क्या करते हैं, हीरे मोती अगर हम जड़वा दें तो इसी जड़ावट को क्या कहते हैं, पित्राड्यूरा शैली कहते हैं। तो ये मुग़ल काल में यूज में ली जाती थी। अब सबसे पहले जो इसका यूज किया है तो वो किस में देखा गया है, एतमादुल्ला का मकबरे में देखा गया है। तो इससे आपको ये याद रखना है, पित्राड्यूरा शैली जो है संगमरमर में हीरे मोती की जड़ावट किस में देखी है, एतमादुल्ला के मकबरे में, जो कि कहाँ स्थित है, आगरा यूपी में। निर्माण कराया नूरजहाँ ने। नूरजहाँ के कौन थे, ये नूरजहाँ के फादर थे।
मिर्ज़ा गयास बेग। अब देखते हैं आगे जहांगीर का मकबरा। तो जहांगीर का जो मकबरा था ये कहाँ पे, ये शाहदरा में स्थित है। शाहदरा कहाँ है, लाहौर के पास में स्थित है। निर्माण करवाया नूरजहाँ की देखरेख में। नूरजहाँ की देखरेख में निर्माण हुआ। टाइम किसका चल रहा है अभी, जहांगीर का ही चल रहा है। देन बनाया अब्दुल रहीम खाना का मकबरा, जो कि दिल्ली में बनाया। अब चलते हैं लास्ट जो अपना अभी है, सॉरी इसके बाद एक और है। तो फिर अब बताया अपना सब्जी। तो सब्जी के एस से अपने था शाहजहाँ। तो शाहजहाँ का शासनकाल है 1628 से 1658 तक। और शाहजहाँ को जो है निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। और जो शाहजहाँ का काल है उसमें भी मुग़ल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है इसको। और ये किसने कहा मुग़ल स्थापत्य का स्वर्णकाल, तो ये कहा आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने। क्या कहा, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने के लिए तो इसको याद रखना है कि लाल जो था, लाल को वास्तव में स्वर्ण मिलने पर क्या है, लाल को वास्तव में स्वर्ण मिलने का आशीर्वाद मिला। ऐसे आप याद रख लें कि लाल को वास्तव में स्वर्ण मिलने का आशीर्वाद मिला। तो स्वर्ण काल हो गया ये किसका, शाहजहाँ हो गया। ठीक है। अब इसने क्या किया, सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया, जिसको क्या कहते हैं हम, PWD विभाग भी कहते हैं। इसका गठन भी किसने करवाया था, तो शाहजहाँ के टाइम पे हुआ था। अब आगे देखते हैं हम इसने क्या क्या बनवाया। तो इसकी ट्रिक है, रेशमा दीदी नशीला आम मत खाओ। अब रेशमा दीदी है, उसको आम खाने का बहुत शौक़ था। तो वो चाहे जैसा आम मिल जाए उसको सबको खाने की फिराक में रहती थी। तो क्या हुआ, एक बार उससे घर वाले बहुत ज़्यादा लड़ने लगे कि रेशमा दीदी तुम क्या करो, नशीला आम मत खाओ। तुम नशीला आम खाओगी तो हम परेशान होंगे, हमें तुम्हारा इलाज कराना पड़ेगा, तुम सबको परेशान करके रख दोगी। तो तुम नशीला आम मत खाओ, ढंग का आम खा लो, हम तुम्हारे लिए और आम ले आएंगे। तो इस तरह से ये ट्रिक आप याद रखें कि रेशमा दीदी नशीला आम मत खाओ। अब रेशमा के रे से हो गया अपने क्या है, रेशमा बाग इसने बनवाया शाहजहाँ ने। शह से हो गया नाम से ही शाहजहाँ बाग। माँ से हो गया मोती मस्जिद। अब मोती मस्जिद जो है आगरा के किले की सबसे सुंदर इमारत है। जो आगरा का किला अभी हमने पढ़ा था ऊपर, तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे ताजमहल के वास्तुकार थे। फिर खाओ से अपने हो गया लास्ट खास महल। तो इस तरह से क्या किया अपन ने, ये सारे याद कर लिए। एक बार फिर से बताती हूँ आपको। रेशमा दीदी नशीला आम मत खाओ, क्या करो, रेशमा दीदी नशीला आम मत खाओ। रे से हो गया रेशमा बाग। से हो गया शाहजहाँ बाग। माँ से हो गया मोती मस्जिद। दी से हो गया दीवाने खास। दी से हो गया दीवाने आम। नशीला से हो गया नगीना मस्जिद। शी से हो गया शीश महल। ला से हो गया लाल किला। आ से हो गया आगरा किला। देन अपने क्या बच गया, मैं, तो मैं से हो गया ये मच्छी भवन। फिर अगेन इस मैं से अपने मयूर सिंहासन। तय से अपने ताजमहल। ताजमहल के बाद में अपने क्या आएगा, लास्ट खाओ से अपने हो गया खास महल। तो इस तरह से ये सारे आपको याद हो चुके होंगे। तो शाहजहाँ ने क्या कराया, ये ट्रिक के माध्यम से देख लिया। इसके अलावा इसने PWD का गठन किया। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने क्या कहा, इसको स्वर्णकाल का, मुग़ल स्थापत्य का स्वर्णकाल कह दिया। शाहजहाँ को निर्माताओं का राजकुमार कहते हैं। तो इस तरह से ये ख़त्म हुआ यहाँ पे शाहजहाँ के बारे में। अब ये जो अभी हमने देखा था ये तो शॉर्ट में देख लिया कि इसने क्या क्या बनवाया। अब जो ये बनवाया इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करते हैं ताजमहल। तो ताजमहल तो इम्पोर्टेंट है ही। ये किसने बनवाया, शाहजहाँ ने बनवाया। किसके लिए बनवाया, अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया। स्थान कहाँ है, आप सभी जानते हैं कि आगरा में स्थित है। आगरा कहाँ पे है, यूपी में स्थित है। यूपी में भी कहाँ पे, यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। निर्माण में समय कितना लगा, तो समय इसमें लगा 1631 से 1653। तो ये लगभग 22 साल में बनके तैयार हुआ। निर्माण में समय लगा इसमें 22 साल। मुख्य वास्तुकार इसके थे उस्ताद अहमद लाहौरी। और इनको एक टाइटल भी दिया था। क्या टाइटल था, उपाधि थी इनकी नादिर उल असरार। क्या उपाधि थी इनकी, तो नादिर उल असरार भी इनको कहते थे, उस्ताद अहमद लाहौरी को। ये कहते मुख्य वास्तुकार थे। अब जो प्रधान मिस्त्री था, प्रधान मिस्त्री कौन था, तो प्रधान मिस्त्री था उस्ताद ईसा खां।
कौन था? उस्ताद ईसा का, जो कि कहाँ का निवासी था? तो ये मिस्र का निवासी था। अब जो ये ताजमहल है इसको यूनेस्को सूची में भी शामिल किया जा चुका है। और कब किया था? तो 1983 में ये शामिल हो चुका था यूनेस्को सूची में। इसको बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने रात दिन काम किया और ये 7 वंडर्स विश्व के 7 अजूबों में भी शामिल है। ये जो है अभी वाइट मार्बल से बना हुआ है, तो ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से क्या हो रहा है, इसके पत्थर जो है अभी पीले पड़ रहे हैं। पहले ये बिल्कुल वाइट कलर का दिखता था, लेकिन अभी ये प्रदूषण के कारण क्या हो गया है, SO2 की अधिकता वहाँ पे हो गई है, तो इससे इसके पत्थर पीले हो गए हैं, तो थोड़ा पीले कलर का भी दिखाई देने लग गया है। अब बात करते हैं शाहजहाँ और दिल्ली की। तो शाहजहाँ और दिल्ली में क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट दिखता है यहाँ पे? तो जामा मस्जिद जो थी वो इसने बनवाई थी, हमने ट्रिक से देखा ही अभी, जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। फिर इसने बनवाया था लाल किला, तो लाल किला भी दिल्ली में स्थित है, रेड फोर्ट इसको कहते हैं। रंग महल इसने बनवाया और तख्त ताउस, ये सब इसने बनवाया। अब इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है दिल्ली का लाल किला, देख लेते हैं। तो जो दिल्ली का लाल किला है इसको क्या कहते हैं? और किला ए मुबारक कह देते हैं, और भाग्यवान किला भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? किला ए मुबारक और भाग्यवान किला। किसको? दिल्ली के लाल किले को, रेड फोर्ट को। निर्माण किसने कराया? शाहजहाँ ने। कितने से कितने साल के बीच? 10 साल में लगभग ये बना, तो 1638 से 48 के बीच में ये बन के कम्प्लीट हुआ। अब इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार थे हमीद अहमद। और जो ये लाल किला है आप सभी ने देखा होगा कि लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो इस लाल बलुआ पत्थर से बने किले के मुख्य द्वार को क्या कहते हैं? लाहौरी गेट कहते हैं। अब आगे बात करते हैं दीवाने आम, दीवाने खास और रंग महल की। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्या क्या है, क्या क्या इसमें नहीं है। तो जो दीवाने आम है इसको मैंने बताया है कि आम लोग जो है दरबार में जा सकते हैं राजा जी से मिलने, अनुमति हो तो दीवाने आम से हो गया राज दरबार था। दीवाने खास से मैंने बताया ही था आपको कि इसको क्या कहते थे अपन। खास कौन होता है? मंत्री। तो ये होता था अपना मंत्रणा कक्ष। अब जो दीवाने आम है जिसको राज दरबार कहते थे, यहीं पे क्या था? मयूर सिंहासन रखा था। अब नादिर शाह आया और उसने यहाँ पे लूटपाट मचानी शुरू की। तो प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था वो क्या था? मयूर सिंहासन में ही लगा हुआ था। मयूर सिंहासन का नाम ही तख्ते ताउस है, तो इसमें ये लगा हुआ था। और इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था बेबादल खान ने। किसने निर्माण किया था मयूर सिंहासन का? बेबादल खान ने। और ये लगभग 2 करोड़ में बना था और इसमें लगभग 31 मन और 20 शेर का वजन था। कितने करोड़ में बना था? उस टाइम पे ही 2 करोड़ में बना था और वजन इसमें था 31 मन 20 शेर। अब एक शेर में लगभग ये 0.99933 किलोग्राम होते, लगभग 933 ग्राम होते हैं मतलब। और एक मण में होते हैं 37.32 किलोग्राम, मतलब 37 किलो वजन होता है एक मण में। तो ये सब मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा, तो लगभग इसका वजन कितना आया सोच सकते हैं आप। तो इसका वजन आया है 1175.662 किलोग्राम। तो इतने वजन का ये था। फिर हम बात करते हैं दीवाने खास की। तो दीवाने खास में जो है यहाँ पे क्या है? फिरदौसी और अमीर खुसरो की पंक्तियाँ लिखी हुई है, जो कि ये है कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है अमीर खुसरो की पंक्तियों में। और फिरदौसी जो है ये शाहनामे में यहाँ पे दिखाया जाता है। फिर रंग महल। तो रंग महल क्या था? बादशाह का हरम महल था। जो बादशाह था यहाँ पे हरम महल था, यहाँ पे अनेक स्त्रियाँ रहती थी, रानियाँ रहती थी। और तो इसको हरम कहते थे यहाँ पे। तो हरम महल को क्या कहते हैं? रंग महल यहाँ पे कहा गया। अब बात करते हैं शाहजहाँ और लाहौर की। तो शाहजहाँ और लाहौर में हमें ये देखना है एक ट्रिक, शशि को लोहे की चाबी देना। क्या करना? शशि को लोहे की चाबी देना। अब चाबी तो लोहे की होती है, तो शशि को क्या करना? लोहे की चाबी देना। लोहे से हो गया लाहौर, श से हो गया अपने क्या? सा से हो गया क्या?
शाह बुर्ज। और शी से हो गया, क्या हो गया, शी से शीश महल। लोहे से हो गया अपने लाहौर, चाबी से कोई मतलब नहीं है। देनी से हो गया देनी। अब देनी की नी से हो गया नवलखा महल, और दे से हो गया दीवाने आम महल। तो इस तरह से आप शाहजहाँ और लाहौर को भी याद रख सकते हैं। 4 चीज़ें आपको याद रखनी है कि शशि को लोहे की चाबी देना। अब मैं यहाँ पे वापस बताती हूँ आपको एक बार लिख के कि श का मतलब यहाँ पे क्या है। श का मतलब है यहाँ पे शाह बुर्ज, और शी का मतलब मैं यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ। अगेन देखो, शीश महल। देन लाहौर का लोहे का मतलब हो गया लाहौर, चाबी से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। दे से मतलब है अपने यहाँ पे दीवाने आम, क्या है अपना मतलब, दीवाने आम। और नी से अपना मतलब है यहाँ पे क्या, नवलखा महल। क्या नाम है, नवलखा महल। तो इस तरह से हमने शाहजहाँ और दिल्ली को भी, शाहजहाँ और लाहौर को भी कवर कर लिया। और शाहजहाँ और दिल्ली में अपन ने क्या देखा कि दिल्ली में इसने जामा मस्जिद, लाल किला, रंग महल, तख्ते ताउस ये सब बनाया था। और दिल्ली के लाल किले में हमने देख ही लिया, इसको किला ए मुबारक कहते हैं, भाग्यवान किला कहते हैं। शाहजहाँ ने निर्माण कराया, वास्तुकार हमीद अहमद थे, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। मुख्य द्वार को लाहौरी गेट कहते हैं। तो ये सब हमने देख लिया। ये देख ले कि दीवाने आम में जो मयूर सिंहासन रखा था उसको नादिर शाह ने लूटपाट मचाई। और ये जो कोहिनूर हीरा था मयूर सिंहासन, ये किसने बनाया, तो ये बेबादल खान ने बनाया। तो बस इतना यहाँ पे आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। तो अब लास्ट शासक है औरंगजेब। तो औरंगजेब जो था यहाँ पे, इसने 1658 से 1707 तक शासन किया। और इसने क्या किया, लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाई इसने। तो किसकी देख रेख में, फिदाई खां की देख रेख में। लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई फिदाई खां की देख रेख में। दिल्ली में लाल किले में क्या किया, मोती मस्जिद बनवाई। अब मोती मस्जिद 3-4 जगह अभी हम देख लेंगे कि किसने कहाँ पे बनवाई। तो लाल किले में एक मोती मस्जिद तो ये बनवा दी किसने, औरंगजेब ने बनवा दी, ठीक है, दिल्ली में। फिर आगरा में जो यहाँ पे देख ही लेते हैं कि लाहौर में जो था, लाहौर में जहांगीर ने बनवाई मोती मस्जिद, आगरा में शाहजहाँ ने बनवाई, और दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई। तो ये हो गया डाउट क्लियर। ऐसे आप एक साथ लिख लें तो दिक्कत नहीं होगी। अब फिर क्या किया, औरंगाबाद महाराष्ट्र में अपनी बीबी का नाम क्या था, इनकी वाइफ का नाम था रबिया दुरानी। रबिया दुरानी का क्या कराया, मकबरा बनाया। अब वाइफ तो कहते नहीं थे उस टाइम पे, पत्नी नहीं कहते थे, बीवी कहते थे। तो उसी नाम से ये प्रसिद्ध हो गया कि रबिया दुरानी का या फिर बीवी का मकबरा जो है कहाँ पे स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगजेब ने बनवाया। वास्तुकार कौन था, तो वास्तुकार था उताउल्ला। कौन था, उताउल्ला। तो इसको ऐसे याद रखें कि औरंगजेब अपनी बीवी के मकबरे बनाने के लिए क्या था, उतावला था। क्या था, उतावला था, मतलब एक्साइटेड था। तो इससे याद रखें कि उताउल्ला था, उताउल्ला वास्तुकार था। अब इसको क्या कहते हैं, बीवी के मकबरे को दक्षिण का ताजमहल, काला ताज, दूसरा ताज, ताजमहल की फूहड़ नकल। क्या क्या इसको कहते हैं, दक्षिण का ताजमहल, काला ताज, दूसरा ताज, या फिर ताजमहल की फूहड़ नकल। तो इतने सारे इसके नाम हैं, ये सब बार बार रिवाइज करके याद रखें तो याद हो जाएंगे। अब फिर इसने क्या किया, औरंगजेब ने फतेहाबाद की मस्जिद बनवाई एक, और लद्दाख में पहली मस्जिद बनवाने का मुग़ल शासक भी यही था इसने। और फिर मुग़लों के लिए क्या कहा गया है, तो मुग़लों के लिए कहा गया है कि बाग और उद्यान मुग़लों की भारतीयों को प्रमुख देन थी। ये बात कही है वीए स्मिथ ने। क्या कहा है कि मुग़ल ने कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन उद्यान, बाग और उद्यान दे दिए। तो ये प्रसिद्ध देन किसकी थी, मुग़लों की थी भारतीयों को। ये बात कही है वीए स्मिथ। तो इसी बात पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से उद्यान हैं यहाँ पे प्रमुख मुग़ल उद्यान। तो प्रमुख मुग़ल उद्यान में अपन ने देखा, सबसे पहले देखा ही था कि नूर अफ़गान जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, आराम बाग कहते हैं, वो कहाँ पे स्थित है, आगरा में स्थित है। तो बनवाया किसने था, बाबर ने बनवाया था। याद कैसे रहेगा कि आराम में आ रहा है, तो आराम से आगरा में चले जाना है। तो आ से आ हो गया मैच, तो अपने को आगरा में चले गए। अब बाग,
से हो गया बाबर का बा मैच, तो इस तरह से बाबर याद हो गया, ठीक है। और नूर अफ़गान से आ जाए तो भी आपको याद हो ही जाएगा कि अफ़गान में भी आ रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से मैच कर ले। और पहले हमने याद कर ही लिया था तो दिक्कत वैसे आने वाली नहीं होगी। फिर हमने पढ़ा था शालीमार बाग, जिसको क्या कहे निशात बाग भी कहा है। तो ये है, सॉरी ये हमने अभी नहीं पढ़े, ये हम अभी पढ़ रहे हैं। तो शालीमार बाग जिसको और निशात बाग, ये दोनों कहाँ पे स्थित है, तो ये है श्रीनगर में स्थित। कहाँ पे स्थित है, श्रीनगर में। बनवाया किसने, जहांगीर ने बनवाया। तो ये हो गया अपने को याद। फिर देखें शालीमार बाग एक और है, तो एक शालीमार बाग तो श्रीनगर में है, दूसरा है अपने पास लाहौर में। तो लाहौर वाला किसने बनवाया, लाहौर वाला बनवाया शाहजहाँ ने। तो इसको कैसे याद रखेंगे, एक याद रख लेंगे तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। तो शाली साहिबा लाहौर गई, तो ये याद हो गया अपने को। देखो शाली को ऐसे लिखना है, ना कि आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो शाली साहिबा जो है कहाँ गई, अजमेर गई है घूमने। तो शाली साहिबा अजमेर नहीं, लाहौर गई घूमने। तो लाहौर से तो क्या हो गया, लाहौर में है। शाली से हो गया शालीमार बाग, और क्या हो गया आपके पास में, शाली से ही हो गया शाहजहाँ। तो इस तरह से आपने इसको क्या कर लिया, याद कर लिया, ठीक है। अब आगे देखें अंगूरी बाग। तो अंगूरी बाग कहाँ पे स्थित है, आगरा में स्थित है। निर्माण कराया शाहजहाँ ने। तो अंगूरी में आ रहा है, आगरा में भी आ रहा है, तो ये आगरा में चले जाना है। निर्माण करवा दिया शाहजहाँ ने ही। फिर आया अपने चश्मा है शाही बाग, जो कहाँ पे स्थित है, तो श्रीनगर में स्थित है। इसका निर्माण भी शाहजहाँ ने कराया। अब इसको कैसे याद रखें, तो इसको याद रखेंगे शाहजहाँ ने चश्मा लगाकर नगर घूमा। कैसे याद रखेंगे इसको, शाहजहाँ ने चश्मा लगाकर नगर घूमा। तो शाहजहाँ से हो गया अपने शाहजहाँ, चश्मा लगाकर से हो गया चश्मा ए शाही बाग, और घूमा से नगर घूमा से हो गया श्रीनगर। तो इस तरह याद हो गया आपको। ये ट्रिक भी यहाँ छोटी सी में लिखी गई है, देख लेना। फिर आता है पिंजौर बाग। पिंजौर बाग जो है हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में भी पंचकुला में स्थित है। निर्माण करवाया औरंगजेब ने, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद रखें कि औरंगजेब को पिंजरे में पंच पड़ा। क्या हुआ, औरंगजेब ने ऐसे काम किए कि औरंगजेब को जेल के अंदर भी, पिंजरे में भी क्या हुआ, पंच पड़ा। तो औरंगजेब से तो हो गया, औरंगजेब ने निर्माण कराया। पिंजरे से हो गया पिंजौर बाग, और पंच पड़ा से हो गया अपने क्या है, पंच से पंचकुला। पंचकुला जो कि कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में स्थित है। तो ये क्या किया हमने, स्थापत्य वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं चित्रकला के बारे में। तो मुगलकालीन चित्रकला जो है, इसका प्रारंभ किसके काल में हुआ, तो ये माना जाता है हुमायूं के काल में। मुगल चित्रकला शैली का प्रारंभ, चित्रकला शैली का प्रारंभ पूछा जाए तो ये अकबर के काल में। और मुगल चित्रकला मतलब चित्रकला का प्रारंभ ओनली पूछा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा अपने हुमायूं। फिर अब बात करते हैं एक एक करके किसकी, वही भाजी सब्जी वाले ऑर्डर में चलेंगे। तो बी से आ गया बाबर। तो बाबर की जो आत्मकथा है वो क्या है, बाबरनामा। उसमें क्या है, चित्रकारों का उल्लेख है। तो इस बाबरनामा में क्या है, बिहजाद और शाह मुजफ्फर दो चित्रकारों का उल्लेख है। अब जो बिहजाद है उसको क्या कहें, फारस और ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार था ये। और बिहजाद को पूर्व का राफेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व का राफेल भी इसको कहते हैं। अब आगे देखते हैं हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं जो है, इसी को मुगल चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है इसके समय से ही। और हुमायूं जो है ईरान से दो चित्रकारों को भारत लाया था। क्या किया था इसने, हुमायूं ने ईरान से दो चित्रकारोों को ये भारत लाया था। तो दो चित्रकार कौन कौन से थे, अब्दुस्समद और मीर सैयद अली। कौन कौन से थे, अब्दुस्सैयद और मीर सैयद अली। तो ये दोनों थे मीर सैयद अली। अब अब्दुस्समद जो है उसको किसकी उपाधि दी, तो शीरी कलम की उपाधि दे दी। और मीर सैयद अली जो है उसको दे दी नादिर उल असरार की उपाधि। और मीर सैयद अली की नेतृत्व में क्या हुआ, मीर सैयद अली के देखरेख में क्या हुआ, ग्रंथ का चित्रण शुरू हुआ जिसका नाम था हमजनामा। क्या था, हमजनामा का चित्रण शुरू हुआ मीर सैयद अली की देखरेख में।
अब हमजनामा क्या था, हमजनामा के बारे में यहाँ देखें, ये है 1200 चित्रों का संकलन, मतलब इसमें 1200 चित्र थे। फारसी नायक इसमें अमीर हमजा जो है उसकी वीर गाथाएँ बताई गई है। क्या है इसमें, फारसी नायक एक अमीर हमजा, उसकी वीर गाथा बताई गई है। हमजनामा का एक अलग नाम भी है, दास्तान अमीर हमजा। क्या नाम है, दास्तान अमीर हमजा। अब याद कैसे रखेंगे, तो याद ऐसे रख लें इसको कि अब्दुल समद और शीरी कलम ऐसे याद रखना है। तो इसको याद रखें कि अब्दुल ने समुद्र से क्या किया, कलम की शीरी सी भरी, ऐसे याद रख लें। ट्रिक का कोई लॉजिक नहीं है, पर याद रखने के लिए अब बता रही हूँ मैं आपको। अगर आपकी इच्छा है तो आप ट्रिक से याद करें, डायरेक्ट याद हो रहा है तो डायरेक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ से। तो अब्दुल ने क्या किया, समुद्र से कलम की शीशी भरी, ये एक याद हो गया। अब मीर सैयद अली वाली याद करनी है, तो ये कैसे याद रहेगी, तो इसको याद रख लें कि सैयद जो है नदी पार है, सैयद जो है नदी पार है, इसे याद रख लें। ठीक है, याद हो गया। अब मीर सैयद अली ने क्या किया, हमजनामा का चित्रण शुरू किया। तो ये सब हो गया बात। अब आगे देखते अकबर। तो अकबर आ जाता है अपने पास में। तो अकबर ने क्या किया, मुग़ल चित्रकला शैली का उदय या प्रारंभ माना जाता है अकबर के टाइम को ही। अब चित्रकला विभाग का गठन किसने किया, तो ये किया अकबर ने। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया, तो अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार आरपीएससी ने कि अकबर दरबार में चित्रकारी के उस्ताद कौन थे। तो चित्रकारी के उस्ताद जो थे वो अब्दुल समद को ही माना गया है आरपीएससी के द्वारा। तो यही आपको याद में रखना है कि इसका उस्ताद कौन था अकबर दरबार में चित्रकारी का, अब्दुल समद था। फिर बात करते हैं प्रथम मुग़ल सम्राट जिसका छवि चित्र मतलब पोर्ट्रेट किसने बनाया था, तो पोर्ट्रेट बनाया गया था अकबर का। अब यहाँ पे दो चित्रकारों की बात करेंगे, एक हम देखेंगे अग्रणी चित्रकार और दूसरा देखेंगे सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्कृष्ट चित्रकार। तो अग्रणी चित्रकार जो है वो है दसवंत, जो क्या करता था, कहार या जिसको कहार मतलब डोली उठाने का कार्य करता था, और कहार का पुत्र था ये कौन, दसवंत। दसवंत ने क्या किया, रजनामा में जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद है उसमें ये चित्र बनाया। और जो दसवंत था वो पागल होने से क्या है, इसने सुसाइड कर ली थी, ऐसा यहाँ पे बताया गया है कई पुस्तकों में। तो दसवंत ने क्या किया, पागल होने से सुसाइड कर ली थी। ये अग्रणी चित्रकार की श्रेणी में था, कहार का एक पुत्र था। रजनामा में क्या किया, इसने चित्र बनाया। फिर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्कृष्ट चित्रकार की। तो ये सर्वोत्कृष्ट चित्रकार है बसावन, जो कि है व्यंग्य चित्रकार। क्या करता था ये, व्यंग्य चित्रकार था, व्यंग्य चित्र बनाता था। और इसने क्या किया, हस्ताक्षर जो होते हैं, साइन हम करते हैं कोई भी, जैसे पेंटिंग अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसके नीचे साइन करते हैं, तो इसकी परंपरा किसने विकसित की थी, इसने बसावन ने विकसित की थी। तो अब याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रखेंगे कि 10 आ रहा है इसमें, तो 10 सिरों वाला कौन था, रावण था। तो रावण जो था सब चीज़ों में अग्रणी था, पूजा पाठ करने में भी अग्रणी था, शासन चलाने में भी अग्रणी था, ज्ञान भी उसको बहुत था, भोलेनाथ की भक्ति भी वो बहुत करता था, मतलब सब काम उसके अच्छे थे। बस उसने सीता जी का हरण किया, तो सीता जी का हरण भी उसने अपनी उसके लिए किया कि मुझे मोक्ष मिल जाए। तो इसीलिए रावण था, 10 सिर वाला रावण था, वो क्या है, बहुत अग्रणी था। तो इससे याद रह जाएगा 10 से आपको अग्रणी। अब बसावन कैसे याद रहेगा, बसावन याद रहेगा कि जो सावन है, ऐसे सावन का जो महीना होता है, श्रावण का जो महीना होता है वो क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। मतलब बारिश कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद रहती है, उस टाइम पे बहुत हरियाली रहती है, बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, घूमने का मौसम रहता है। तो इसको याद रखें कि सर्वोत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ मौसम जो है सावन है, तो सावन से हो गया बसावन। तो इस तरह से याद हो गया। तो बसावन ने क्या किया, हस्ताक्षर की परंपरा विकसित की। अब आगे देखें तो अकबर के समय चित्रकला पर ईरानी और ईरानी और 3D प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। और क्या हुआ अकबर के काल में, तो अबुल फजल ने अकबरनामा में अकबर के 17 चित्रकारों का उल्लेख किया है, जिसमें से 13 चित्रकार हिंदू थे।
और अन्य जो चित्रकार बच गए अपने 4, वो कौन कौन से थे? तो महेश, बालमुकुंद, सावलदास, मिस्किन, बसावन ये थे। प्रमुख चित्र कौन कौन से देखे गए हैं अकबर के टाइम के? तो ये हैं निर्जन स्थान पर कृषकाय मतलब दुबला पतला जो घोड़ा है उसके साथ भटकते हुए मजनू का चित्र, और दैत्य के सिर पर खड़ी महिला का चित्र। तो ये 2 चित्र हैं। ये दोनों कई बार ऑप्शंस में आरपीएससी के द्वारा कथन ए और बी की तरह बनाकर पूछे जाते हैं कि किसके काल में कौन सा है, तो कन्फ्यूज करके कुछ भी दे सकता है। तो अकबर के काल में आ जाएगा निर्जन स्थान पर कृषकाय, घोड़े के साथ भटकता मजनू का चित्र, और दैत्य के साथ खड़ी महिला के, दैत्य के सिर पर खड़ी महिला का चित्र। तो इस तरह याद हो गया। अब जहांगीर के बारे में देखते हैं। जहांगीर जो है, जहांगीर को मुग़ल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, और इसके टाइम के जो प्रभावी चित्रकार है, प्रमुख चित्रकार है, उनमें से प्रमुख हैं आगा रिजा, मिस्किन, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद नादिर, फारूक बेग, बिशनदास और उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, दौलत मनोहर और माधव। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नाम, 1-2 बार आपको रिवाइज करने होंगे। आगा रिजा, मिस्किन, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद नादिर, फारूक बेग, बिशनदास। तो इधर तो आप देखें तो मुस्लिम नाम लग रहे हैं पढ़ने में, और इधर से देखें तो हिंदू जैसे लग रहे हैं थोड़े थोड़े। बिशनदास हिंदू का लग रहा है, ये उस्ताद मंसूर अगेन मुस्लिम जैसा लग रहा है, अबुल हसन आ गया फिर मुस्लिम, फिर ये दौलत हिंदू, मनोहर और माधव। तो इस तरह से आप कुछ जुगाड़ करके 1-2 बार करके इनको याद रखें तो याद हो जाएंगे। अब इसका तो कोई इलाज नहीं है, इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं, बाद में कभी मौका मिला तो बना के आपको दे दिया जाएगा। अभी आप डायरेक्ट इसको याद रख लें। फिर बात करते हैं कि आगा रिजा के नेतृत्व में क्या किया? चित्रशाला या आगरा, चित्रशाला कहाँ पे स्थापित की? आगरा, जो कि कहाँ पे? यूपी में स्थित है। स्थापित कर दी किसने? आगा रिजा के नेतृत्व में चित्रशाला। और जहांगीर के काल में क्या हुआ? इसके काल में चित्रों का एल्बम, जिसको मुरक्का-ए-गुलशन कहते हैं, वो भी बनाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि चित्रों का एल्बम या मुरक्का-ए-गुलशन किसके काल में बना? तो जहांगीर के काल में बना। आगा रिजा के नेतृत्व में चित्रशाला बनी आगरा में। फारूक बेग ने क्या किया? बीजापुर के शासक आदिल शाह का चित्र बनाया। फारूक बेग ने क्या किया? बीजापुर के शासक आदिल शाह का चित्र बना दिया। बिशनदास ने क्या किया? फारस के शाह और उसके परिवार का, फैमिली का चित्र बनाया। अबुल हसन ने क्या किया? अबुल हसन ने व्यक्ति चित्रण की छवि विशेषज्ञ थे ये, और इन्होंने वस्तु व्यक्ति का चित्र बनाया। इन्होंने क्या किया? अबुल हसन ने जहांगीर के सपने का चित्र बनाया, जहांगीर के सिंहासनारोहण, सिंहासन पर बैठने का चित्र बनाया, और ट्यूडर के सेंट पॉल का चित्र बनाया। क्या किया इसने? 3 चित्र इसके महत्वपूर्ण हैं। अब इसमें से भी फर्स्ट नंबर का कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर पे इसने बनाया, अबुल हसन ने बनाया ट्यूडर के सेंट पॉल का चित्र। अब अबुल हसन जो है, इनको कौन सी उपाधि दी है? तो अबुल हसन को उपाधि मिली है नादिर उल जमा की। तो नादिर उल जमा, तो ये हमें याद कैसे रखना है? अबू को जमा, अबू को जमा, अम्मू को, जैसे कोई अब्बू है तो उसको, उनको काम जच गया तो उनको हम क्या बोलेंगे जल्दी से? अब्बू को काम जमा, अब्बू को काम जमा। तो अब्बू को जमा से हो गया, अब्बू से हो गया अबुल हसन, जमा से हो गया नादिर उल जमा। तो इस तरह याद हो जाएगा। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो स्टार लगा ले कि अबुल हसन को कौन सी उपाधि दी गई है? तो नादिर उल जमा की दी गई है। अब आगे बात करें उस्ताद मंसूर के बारे में देख लेते हैं। तो उस्ताद मंसूर में जो है, इन्होंने क्या किया? पशु पक्षी फूल प्रकृति आदि का चित्र बनाया, और इसमें महारथी इनको कहा गया। फिर क्या है? बंगाल का अनोखा पुष्प भी इन्होंने बंगाल के अनोखे पुष्प और साइबेरिया का सारस और बाज का चित्रण किया। और इनकी उपाधि क्या है? उस्ताद मंसूर को उपाधि मिली नादिर अल मस्की। क्या है? नादिर अल मस्की उपाधि इनको दी गई। अब यहाँ पे कैसे वो याद रखेंगे? तो असमस, तो असमस मतलब तस से मस नहीं होता कोई, तो ऐसे ही याद रखें कि असमस। तो अस से क्या हो गया? नादिर उल अस, और मस से हो गया उस्ताद मंसूर। मंसूर
मंसूर मतलब मंसूर, ऐसे याद रखें। फिर क्या हुआ, इन्होंने मनोहर का उल्लेख किया किसमें, तुजू के जहांगीरी में, तो ये हो गया। अब जहांगीरनामा के मुख्य पृष्ठ का चित्र भी किसने बनाया, जहांगीर के मुख्य पृष्ठ का चित्र भी अबुल हसन ने बनाया। अब मुख्य पृष्ठ कौन सा था, मुख्य पृष्ठ था जहांगीर का चित्र ही, तो जो कि वही है जहांगीर के राज्यारोहण से संबंधित है। अब महिला चित्रकार भी इनके टाइम पे देखी गई है जहांगीर के टाइम पे, तो उनमें नाम आता है रुकैया बानो का, नादिरा बानो का और साइफा बानो का। तो रुकैया, नादिरा और साइफा बानो, तीनों के नाम के पीछे बानो है, तो इसे आपको याद रह जाएगा। अब आगे देखें, अब जहांगीर पढ़ लिया, अब आते हैं शाहजहाँ के पास। तो शाहजहाँ ने क्या किया, शाहजहाँ के टाइम पे देवीय संरक्षण से संबंधित चित्रों का शौक था। मतलब भगवान के जो चित्र होते थे उनसे संबंधित चित्र बनाने का शौक किसको था, शाहजहाँ को था। चित्रों में बॉर्डर बनवाने की शुरुआत भी शाहजहाँ के टाइम पे हुई। चित्रों का एल्बम मिंटो मुरक्का एल्बम, कौन सा एल्बम, मिंटो मुरक्का, तो ये एल्बम जो है ये शाहजहाँ के टाइम पे आया था, ठीक है। और एक चित्र इसमें मिला है जिसमें, एक चित्र ऐसा मिला है जिसमें शाहजहाँ को सूफी नृत्य करते हुए दर्शाया गया है। तो ये शाहजहाँ के बारे में बात कर ली, क्या क्या, देवी संरक्षण मतलब भगवान संबंधित चित्र थे, चित्रों में बॉर्डर बनवाना शुरू किया, और चित्रों का एल्बम मिंटो मुरक्का और एल्बम यहाँ पे दिखाई देता है आपको। अब बात करते हैं लास्ट शासक जो है अपना औरंगजेब, उसने क्या किया, चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध बनाकर बंदी करवा दिया। क्या किया इसने, इस्लाम के विरुद्ध बताकर इसको बंद करवा दिया, किसको, चित्रकला को, औरंगजेब ने। तो इसी के साथ में क्या है, अपने 2 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन से पढ़ लिया हमने आज अभी तक, स्थापत्य कंप्लीट हो चुका है अपना, और अपना हो चुका है कंप्लीट कला का, जिसमें हमने चित्रकला के बारे में पढ़ लिया पूरा। अब लास्ट अपना बचा है, तो लास्ट अपना बचा है यहाँ पे संगीत कला, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसके बाद में थोड़ा साहित्य भी देख लेंगे और इसको ख़त्म कर देते हैं फटाफट से। तो अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें, पॉजिटिव कमेंट करें, नेगेटिव कमेंट करें, जैसा आपका मन करे। अगर अच्छी हेल्प हो रही है तो पॉजिटिव करें, अगर कोई भी हेल्प नहीं हो रही तो नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा के ऊपर है। मैं तो आपके लिए मेहनत कर सकती हूँ, कर रही हूँ, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी आपकी इच्छा है, आपको कोई फोर्स तो कर नहीं सकता है, बात यह है। तो अब देखते हैं मुग़ल संगीत कला। मुग़ल संगीत कला जो है उसमें हुमायूं सबसे पहले आएगा। तो हुमायूं को जो है अहल ए मुराद कहा गया है, जो कि क्या है, तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई दी। हरिराम गोपाल ताऊ ने चांद पर सुबहबाज को देखा। हरिदास की जी के बारे में बता दिया, निवासी वृंदावन के थे, केंद्र मथुरा था, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, तानसेन के संगीत गुरु थे। और तानसेन के बारे में बता दिया, तानसेन कौन थे, तानसेन को जो था गुरुपद राग का गायक था, उपाधि इसको कंठाभरण की और वाणी विलास की मिली हुई है। अब देखते हैं जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर की एक और ट्रिक है, अगेन हम खुद की छवि की दाद देते हैं। क्या करते हैं, हम खुद की छवि की दाद देते हैं। हम ऐसे हैं कि हम खुद की छवि की दूसरों को दाद देते हैं कि हमें फॉलो करो, हम ऐसे हैं वैसे हैं। तो हम से हो गया यहाँ पे हमजान, मैं से हो गया मक्खू, खुद से हो गया खुर्रमदाद, छः से हो गया छत्तर खां, वी से हो गया विलास खां, दाद से हो गया परवेज दाद। तो इस तरह से याद हो गया। अब विलास खां जो है मुख्य गायक और संगीतकार है इसमें जहांगीर के टाइम का। अब शौकी जो है एक गज़ल गायक था, और जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि दी थी। तो जहांगीर ने क्या है, शौकी को आनंद खां की उपाधि दे दी थी। अब ये जहांगीर ख़त्म, इसके बाद आता है शाहजहाँ। तो शाहजहाँ की भी एक अलग ट्रिक है, ये ट्रिक है शाहजहाँ के सुखों का राज खुला। क्या है, शाहजहाँ के सुखों का राज ही खुल गया। तो शाहजहाँ खुश रहता था, तो शाहजहाँ के सुख देख के किसी से रहा नहीं गया, तो शाहजहाँ के सुखों का राज ही खुलवा लिया। तो शाहजहाँ से हो गया शाहजहाँ के टाइम का, सुखों से हो गया अपने सुखसेन, और राज का रा से हो गया रामदास, जय से हो गया अपने जगन्नाथ, जिनको तुलादान भी कहा जाता है, मतलब तुलादान की उपाधि मिली हुई है। खू से हो गया खुशहाल खां,
ला से हो गया लाल खां। तो लाल खां जो है इसको गुण समुद्र की उपाधि भी मिली हुई है। अब बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब जो था वो स्वयं तो क्या था, संगीत विरोधी था, लेकिन फिर भी क्या है, इसको वीणा बजाने का शौक़ था। और फ़कीरुल्लाह जो है उसने फ़ारसी भाषा में राग दर्पण की रचना की। और संस्कृत में क्या किया, संस्कृत में इसका मान कुतूहल नाम से फ़ारसी अनुवाद कर दिया, किसका, राग दर्पण का। फिर बात करते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकों की रचना क्या हुई है, औरंगजेब के टाइम पे ही हुई है। तो इस तरह से क्या है, मुग़ल कालीन संगीत कला भी हमने देख ली। अब लास्ट है मुग़ल साहित्य। तो मुग़ल साहित्य के बारे में शुरू में बताया था कि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ारसी भाषा का यूज किया है, यही इनकी राजभाषा है। इसमें देखते हैं बाबरनामा के बारे में। तो बाबरनामा आप सभी को पता ही है, बाबर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। इसको क्या कहते हैं, तुजू के बाबरी भी कहते हैं। ये जो है ये तुर्की भाषा में लिखी है, किसने, स्वयं बाबर ने। अब इसका फ़ारसी अनुवाद किसने किया, तो इसका फ़ारसी अनुवाद 2 लोगों ने किया है, मतलब 3 लोग हैं, तो साथ साथ में किया। हुमायूं के काल में जैन खां और पायंद खां ने हुमायूं के टाइम पे किया। रहीम, जिसको अब्दुल रहीम भी कहते हैं, उसने अकबर के टाइम पे किया, क्या, फ़ारसी अनुवाद बाबर नामा का। फिर अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो अंग्रेजी अनुवाद किया बेवरेज ने। किसने किया, बेवरेज ने। तो एक एक लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, वो सभी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कभी ना कभी क्वेश्चन पूछे गए। तो ये लगभग आपके 10 पेज तो आपके हैं गुप्तकाल के, और 10 पेज दोनों साइड के मिला के हैं अपने मुग़ल काल के। तो ये 20 पेज का मतलब हो गए आपके पूरे 2 क्वेश्चन मतलब आपके हो गए 4 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट। तो अगर आपने ये 20 पेज पढ़ लिए अच्छे से, एक बार यहाँ पे पढ़ लिए, एक बार रिवाइज कर लिए, तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। तो सारे नोट्स बनाते जाएं शॉर्ट में, और PDF भी मैं आपको देने की कोशिश करूँगी, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आपको इसकी PDF अवेलेबल करवाऊँगी, वरना मैं इसकी PDF आपको अवेलेबल नहीं करवा सकती, ठीक है। तो अंग्रेज़ी भाषा में किसने किया, बेवरेज ने किया। मुख्तार उत तवारिक ने किसने किया, अब्दुल कादिर बदायूनी ने क्या किया, मुख्तार उत तवारिक का रचना किया। अब बदायूनी ने क्या किया, यहाँ पे हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन इसमें बताया है, और ये अकबर के टाइम पे रचा गया था। फिर बात करते हैं अकबरनामा की। अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा, 7 साल लगे इसको लिखने में, और इसके 3 भाग है। तीसरे भाग में जो है उसको आईने अकबरी कहा गया। और हबीब अल सियार जो है वो किसने लिखी, तो मोहम्मद खान दमीर ने लिखी। ये RPSC के द्वारा पूछा भी है। आलमगीरनामा ये किसने लिखी, मोहम्मद काजिद सिराजी ने लिखी। मासिर आलमगिरी ये लिखी साकी मुस्तेज खान ने। और इसको क्या कहते हैं, मुग़ल राज्य का गजेटियर किसने कहा, जादूनाथ सरकार ने कहा। अकबर ने क्या किया, एक फ़ारसी अनुवाद की स्थापना की, क्या की, अकबर ने फैजी के अधीन, अबुल फैजी के अधीन क्या किया, अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। अनुवाद विभाग में फ़ारसी अनुवाद वाले देखते हैं प्रमुख, और इधर हिंदी साहित्य वाले। तो फ़ारसी अनुवाद में क्या किया, महाभारत का अनुवाद किया फ़ारसी में, तो रजमनामा था। अनुवादक था जो वो था नकीब खां के निर्देशन में मुल्ला शेखी और शेखी सुल्तान हाजी। और लीलावती का फ़ारसी अनुवाद ये भी किया अबुल फैजी ने, ये RPSC ने पूछा हुआ भी है। फिर आती है रजमनामा। तो रजमनामा की प्रस्तावना और नामकरण जो है अबुल फजल ने किया। रामायण जिसको दर्राबनामा भी कहते हैं वो अनुवाद किया बदायूनी और फैजी ने। पंचतंत्र का फ़ारसी अनुवाद किया अनवार सुहेली नाम से अबुल फजल ने। और कलीला और दमना, कालिया दमना जो कि है उसका फ़ारसी अनुवाद किया है अयार दानिश नाम से अबुल फजल ने। तो ये पंचतंत्र वाला पूछा हुआ है, लीलावती वाला पूछा हुआ है, महाभारत वाला भी पूछा हुआ है। बाकी के जो बचे हैं वो अब पूछे जा सकते हैं। तो पूरा इम्पोर्टेंट इफेक्ट यहाँ पे शामिल है, तो वो ध्यान रखें। अब लास्ट है अपना ये हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य में अपने आता है तुलसीदास।
तुलसीदास जी जो हैं उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस इनकी क्या की है, इनके बारे में हिंदी में लिखा है। फिर आते हैं सूरदास जी। तो सूरदास जी ने सूर सागर, सूर रसावली और साहित्य लहरी लिखा है। रसखान जी ने प्रेम वाटिका लिखी है। बिहारी जी ने बिहारी सच्चाई के बारे में बताया है। तो इस तरह से क्या है अपना ये जो हमने शुरू की थी सीरीज मुग़ल काल वाला पार्ट भी अपना क्या है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए और आपका हेल्दी कंपटीशन हो। ऐसा नहीं कि आपने खुद ने पढ़ लिया और दूसरे को नहीं बताया कि ये अच्छा कंटेंट है, दूसरे को बताएंगे तो ये पास हो जाएगा, ऐसे वैसे ना सोचें। हेल्दी कंपटीशन रखें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। जितनी तैयारी मजबूत करेंगे उतनी आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। फर्स्ट पेपर में आपके नंबर अच्छे लाना ज़रूरी है फर्स्ट ग्रेड में नौकरी लाने के लिए। तो ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहे उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ आपको वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और 4 से 5 फ्रेंड्स के साथ में एक वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप सभी को पता ही है कि क्या रहने वाला है। जैसा कि सिलेबस में मेंशन है 1857 की क्रांति, और क्रांति में हम क्या पढ़ेंगे, भारत वाली भी देख लेंगे और राजस्थान वाली भी कवर कर लेंगे। तो इस तरह से ये ख़त्म हो जाएगा अपना टॉपिक। और जो चैनल पे है अपने मैथ्स वाली वीडियो भी डली हुई है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे आर्ट्स का है तो उसको अगर मैथ्स के पार्ट में प्रॉब्लम है तो मैथ्स के लिए भी अपने 10 से 12 वीडियो में पूरा कवर करा दिया जाएगा और आपके पूरे जो 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क, तो 10/10 पूरे मार्क्स आएंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। करना क्या है, सिर्फ वीडियोस को फॉलो करना है, उसके बाद में सही सेल्फ कहीं से भी ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करनी है, इतना ही काम करना है। तो आपके 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट, और ये जो अपन चला रहे हैं सीरीज़ जीके वाली, इसके 30 नंबर कंप्लीट। तो 40 नंबर का काम तो मैं आपको अभी प्रेजेंट में करवा ही रही हूँ। लाने कितने हैं आपको, 10 + 30 तो ये हो गए 40। लाने कितने हैं पास होने के लिए, 60 नंबर। अब 20 नंबर की बात और करें तो 20 नंबर में भी आपको आगे और कुछ करवाया जाएगा अगर आप वीडियोस को प्यार देंगे तो यही जानकारी आपको देनी थी। तो अगर चैनल पे बने रहें तो अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू टीचर्स। अच्छे से पढ़ें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ।